नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है शख्सियत, यानी जिक्र हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने संघर्ष के सफर पर चलकर कामयाबी का ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनका नाम तारीख में दर्ज हो गया। मिसाल की कसौटी पर उनकी जीवन गाथा आने वाली नस्लों को भी प्रेरित करती रहेगी। आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मुखातिब करवाएंगे। साथियों, मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। शख्सियत की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्रियों की, जिसमें आज जिक्र उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने पहले अपने पिता की मौत का सदमा झेला, फिर नौजवान बेटे की एक हादसे में मौत का गम बर्दाश्त किया और आखिरकार खुद भी अपने ही अंगरक्षकों की गोली का शिकार हो गए, जिन पर कभी सिखों का कातिल होने का आरोप लगाया गया, जिन्हें कभी देश पर आपातकाल थोपने का जिम्मेदार माना गया, तो कभी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देश की एकता का सूत्रधार, जिन्होंने तेज रफ्तार आबादी पर अंकुश लगाने के लिए नसबंदी का सहारा लिया तो आलोचना हुई, जिन्होंने हरित क्रांति लाकर समूचे एग्रीकल्चर सिनेरियो को बदल कर रख दिया तो सराहना हुई, जिन्होंने आसमान में छेद करते हुए इसरो के रूप में तबीयत से एक पत्थर उछाला तो खूब उनके कसीदे गढ़े गए, जिन्होंने गरीबी को अभिशाप मानते हुए गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिनको समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा तो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहकर मुखातिब किया तो किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हुई। जरा सोचिए कि आखिर कौन थी वो महान शख्सियत। जी हाँ, वो थी आयरन लेडी, यानी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। सत्ता हासिल करना एक बात है, इसकी ताकत का इस्तेमाल करना दूसरी बात। ये बात इंदिरा गांधी पर एकदम सटीक बैठती है। यानी इंदिरा गांधी के बारे में कोई एक राय बनाना उनके जीते जी भी और मरने के बाद भी आसान तो नहीं है। शायद तभी तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरवा को अलहदा अंदाज में ये नारा देना पड़ गया कि इंदिरा भारत हैं और भारत इंदिरा। यूं तो इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन हम उनमें से जुड़े कुछ चुनिंदा मगर बेहद दिलचस्प किस्सों से आज आपको मुखातिब करवाएंगे। लेकिन पहले जिक्र इंदिरा गांधी की जिंदगी के संघर्ष के उन दिनों का जब उन्होंने मुश्किलों से न केवल डटकर मुकाबला किया बल्कि उनको शिकस्त देने में भी वो कामयाब हुई। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई, यानी देश को आजादी मिलने से तकरीबन 24 साल पहले इंदिरा गांधी की पैदाइश हुई। इंदु ने स्विट्जरलैंड के इकोलो नोवेले के अलावा जिनेवा, पुणे और मुंबई में अपनी पढ़ाई का आगाज किया। बाद में उनको विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से भी शिक्षा हासिल करने का मौका मिला। इंदु शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही थी। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया था। सितंबर 1947 में इंदु को जेल जाना पड़ा। 1947 में इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी काम किया था। हालांकि इससे पहले 26 मार्च 1942 को तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा और फिरोज की शादी हो चुकी थी। राजीव गांधी और संजय गांधी के रूप में कुदरत ने दोनों को बेशकीमती तोहफों से नवाजा। लेकिन 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की एक वायुयान दुर्घटना में मौत हो गई। कहते हैं कि संजय के इस तरह से चले जाने ने इंदिरा गांधी को अंदर से तोड़कर रख दिया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1960 में
फिरोज जहांगीर का निधन हो गया और वो एक तरह से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम शख्स होंगे जो खुद एक सांसद हो, जिनके ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बनी और उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बने। खैर, इंदिरा ने राजा रजवाड़ों के स्पेशल राइट्स को खत्म करने पर खासा जोर दिया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान इंदिरा गांधी को अब तक की एकमात्र और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और फिर जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, नेहरू गांधी सियासी खानदान की वारिस इंदिरा ने प्रधानमंत्री की हैसियत से 1966 में देश की बागडोर संभाली। बैंकों, खदानों और तेल कंपनियों का जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो खास तौर पर रसूखदारों ने उनके इस फैसले का विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी। और फिर आया साल 1971। 3 दिसंबर 1971 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हवाई हमला कर दिया। इंदिरा आनंद फानन में दिल्ली लौटी, मंत्रिमंडल से मुलाकात की, तीनों सेनाध्यक्षों के साथ चिंतन मनन किया और आधी रात के बाद देश को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। मुझे संदेह नहीं है कि सारे भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक एक समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। मुझे मालूम है कि ये समय कठिनाई का है, त्याग का है, लेकिन भारत में इन गुणों की कमी नहीं है। हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है, एकता दिखानी है और इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों पर एक बार फिर बंदूकों, तोपों और बमों की आवाज गूंजने लगी। देश की कमान संभाल रही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उम्मीद किसी भी पाकिस्तानी को नहीं थी। भारत पाकिस्तान के जबरदस्त संघर्ष के नतीजे में पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो चुका था और दुनिया के नक्शे पर एक और देश अंकित हो चुका था, यानी बांग्लादेश। 1971-72 में देश भर में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। शायद तभी 1972 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1972 में ही उनको बांग्लादेश को आजाद कराने की एवज में मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी विदेशों में भी खूब शोहरत कमाई। शायद तभी इंदिरा को अमेरिका ने मदर पुरस्कार, इटली ने इसाबेला डी एस्टी पुरस्कार, येल विश्वविद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से नवाजने का फैसला लिया। यही नहीं, फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला
होने का खिताब भी इंदिरा गांधी को उस जमाने में मिला। वैसे इंदिरा की बात हो रही हो और आपातकाल का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। 1975 में राजनीतिक दबाव के चलते जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया तो उन्होंने कहा था, That is what develops your character and it develops your capability and ability. As I'm not sure if it's right, but I think it's an American saying that the storm brings out the big eagles, whereas the small birds rush for cover. बहरहाल आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले की वजह से आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। हालांकि आपातकाल लगने के 19 महीने बाद इंदिरा गांधी को इस गलती का एहसास हो गया और 18 जनवरी 1977 को उन्होंने मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च 1977 को हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को जनता ने हरा दिया और 21 मार्च को आपातकाल खुद ब खुद खत्म हो गया। इंडियन पॉलिटिक्स में गहरी दिलचस्पी रखने वाले जानकारों का इस बात पर एक मत है कि आपातकाल के बाद 1977 में हुई करारी चुनावी हार के बाद दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए इंदिरा शेरनी की तरह लगी। नतीजतन 3 साल बाद यानी 1980 में उन्हें इसमें कामयाबी हासिल हुई। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को सत्ता छोड़नी पड़ी। हालांकि 1977 में जब वो चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तो कई लोग कहते थे कि वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और देश छोड़कर भी कहीं दूर चली जाएंगी, लेकिन उनका ये यकीन था कि वो कहीं नहीं जाएंगी और अपने सियासी विरोधियों से यहीं रहकर डटकर मुकाबला करेंगे। बहरहाल 1980 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पंजाब में विपक्षी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की और सत्ता पर काबिज अकाली दल का विरोध करने के लिए जनरल भिंडरावाले को प्रोत्साहित किया, लेकिन भिंडरावाले ने पैंतरा बदलते हुए उनकी सत्ता को ही चुनौती दे डाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि सन 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। सिखों के बेहद पवित्र माने जाने वाले स्थल स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों के घुस जाने की वजह से इंदिरा गांधी को वहां सेना को भेजना पड़ा और यही ऑपरेशन बना इंदिरा गांधी की हत्या की एकमात्र वजह। करीब 5 महीने बाद इंदिरा गांधी के ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह यानी इंदिरा गांधी की मौत का दिन। ये दिन भी किसी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ था। वो दिल्ली में अपने घर पर थी। ब्रितानी अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ होने वाले इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी तैयारी कर रही थी। असल में पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलंगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोजन देने वाली थी, लेकिन इन तमाम शेड्यूल्स पर भारी पड़ी बेअंत सिंह की मंशा। दरअसल बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे। जब इंदिरा पीटर से मिलने के लिए जा रही थी, बेअंत ने रास्ते में उन पर हमला कर दिया। वहां से 5 फीट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की तमाम 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी और इस तरह एम्स पहुंचते पहुंचते इंदिरा गांधी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में दंगे भड़क गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सड़कों पर लोगों का जो गुस्सा और आक्रोश फूटा, 1984 का नवंबर महीना उसका चश्मदीद गवाह है। कुल मिलाकर जान माल का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस घटना के बाद
एक तरफ तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी कोलकाता से लौट रहे थे, तो दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह इस खबर को सुनकर विदेश यात्रा से वापस आ रहे थे। राजीव गांधी अगली सुबह इंदिरा गांधी की जगह ले चुके थे। आपको बता दें कि 1991 में राजीव गांधी भी चेन्नई में गोलियों से भून दिए गए और इस तरह से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और उसके दोनों बेटे हादसों की भेंट चढ़ गए और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो शख्सियत के इस स्पेशल एपिसोड में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।